देखो कल जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसकी कैलकुलेशन यहाँ तक हमने छोड़ दी थी, फिर ट्राई दी थी आपको। तो अब मैं चेक कराता हूँ, देखो चेक कर लो सही है या गलत है। सबसे पहले कहा था कि 9 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो बताओ इससे इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4, 45 और फिर कितना, और फिर 9 टू जा 18 और 23, यही आएगा। फिर 9 की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 9x², इससे करेंगे तो 18 और 28 और x, ठीक है। 9 के अंदर हो गई तीनों से मल्टीप्लाई, और इधर क्या है, यही है। फिर मैंने कहा था जब आप मल्टीप्लाई कर लो ना अंदर, तो x² को लाकर इधर माइनस कर देना 9 में से। 9 से मल्टीप्लाई करिए अंदर मैंने, पहले 9 की इससे करी, ये आया, फिर इससे की ये आया, फिर इससे की ये आया। अब मैं x² को इधर लेके आ रहा हूँ 9 के पास, तो पहले 9x² ही लिख लेते हैं, फिर प्लस का x² इधर आगे किसका हो जाएगा, फिर इसको ऐसे ही लिख लो 288x, और नंबर को सबसे लास्ट में लिख लेता हूँ, प्लस का ही तो है नंबर, तो प्लस का 230 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आप, x² था उसको भी इधर ले आए आप, तो 9x² में से एक x² गया, कितना बचा, 8x² माइनस 288x प्लस 2304, यही है। अब वैसे अब होना चाहे तो अभी भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, बहुत मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। मैंने एक चीज नोटिस की कि 8 का टेबल तीनों में कॉमन है, 8 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो हम 8 को कॉमन लेके 0 में पुट कर देंगे ना उसको, आसान हो जाएगा, ठीक है। कर लो, तो 8 को कॉमन ले लो इन तीनों में से, 8 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल x²। ये देखो 36 बार में जाएगा 8 से, 36 बार में गया, और ये 8 से कितनी बार में जाएगा, 288 बार, है ना। चेक कर लो, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, फिर 8 8 जा 64 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 8 तो 0 में चला जाएगा, बचा क्या, x² माइनस 36x प्लस 288 इज इक्वल टू, अब ये 10th क्लास का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जिसके रूट निकालने हैं हमें, ठीक है। तो मैथ्स में बहुत करते हैं ऐसे क्वेश्चन हम 10th में, लेकिन है ना 11th में है नहीं है 11th में, 11th में भी है। तो मल्टीप्लाई करके 288 लाना है, और प्लस करके 36 लाना है। ऐसे दो नंबर बताइए आप जिनकी मल्टीप्लाई करें 288 आ जाए और प्लस करें तो 36 आ जाए। 24 प्लस 12, देखो ऐड करके 36 आ जाएगा, और अगर इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो 288 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। तो इस 36 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 24 प्लस 12, और x बाहर आ जाएगा आपका, और 288 इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देख लो जिसको नहीं पता, x² ऐसे ही लिखते हैं, और जो बाहर वाला x है तो वो दोनों को अलग अलग दे देते हैं, और माइनस प्लस बीच में क्या हो जाता है, माइनस। ये जो बाहर x था ना, ये इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी लिखा जाएगा, माइनस इसके साथ भी लिखो 12x, ऐसे। इस 36 की जगह पहले मैंने 24 प्लस 12 लिख लिया, अब मैं इस वाले x को इधर भी दे दूंगा, इधर भी दे दूंगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, और इधर क्या है बताइए, 288, और इज इक्वल टू, सही है। अब चार टर्म हो गई, 1 2 3 4, चार टर्म में से दो दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है, दो दो टर्म में से कॉमन, इनमें केवल x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x² है तो x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 24। इसमें 12 का टेबल कॉमन है, चेक करो, 12 का टेबल पूरा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस प्लस 12 के टेबल में 288 24 बार में आता है, ये देखो अभी दिखाया था ना मैंने, 24 की 12 से करी थी तभी तो 288 आया था, तो 12 का टेबल 24 बार पढ़ूंगा तो 288 आएगा, जब मैंने 12 बाहर निकाला तो 24 ही तो बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना है, चेक करो, ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, x माइनस 24 एक्स माइनस 24, इनको भी कॉमन ले लो, जो ब्रैकेट सेम हो गए हैं उनको भी कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज ये आई है हमारी, कि दो आंसर निकलेंगे x के, कितने, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एक तो x माइनस 24 को 0 के इक्वल कर देते हैं, और यहाँ पे x माइनस 12 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है,
24 सेंटीमीटर। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो दो आंसर क्यों आए? आंसर तो एक आना चाहिए। अब दो आंसर आ भी गए चलो, तो सही कौन सा है? 24 सही है या 12 सही है? 24 गलत है। क्यों? तो फिर ये 24 क्यों आया है? तुम समझे नहीं, मैथ को नहीं समझ रहे, इसका मतलब तुम अभी नहीं, मैथ का मीनिंग समझो। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आपके क्वेश्चन में और आपके आंसर दो आए हैं, इसका रीजन है कहीं ना कहीं। ये नहीं है कि कैलकुलेशन से कराया तो दो आंसर आए हैं, नहीं। मैथ ने अगर आपको दो आंसर दिए हैं, इसका मतलब उसका रीजन है। इसका मतलब ये है, देखो दो आंसर क्यों आए हैं? क्वाड्रेटिक, आपको तो लगा एक ही आंसर आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दो आंसर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो 24 सेंटीमीटर आंसर है और एक कितना है? 12। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस वाले चार्ज से 24 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, आप तो बाहर पहुंच जाओगे। वहां पर भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उस पर फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। यानी जो 0 वाला पॉइंट आप ढूंढ रहे थे वो दो जगह पर है। दो आंसर आए ना, एक 24 सेंटीमीटर पर भी है पॉइंट वो, और एक 12 पर भी है वो पॉइंट। इसलिए मैथ से सॉल्व करके आंसर कितने आए? दो। ऐसा नहीं है कि एक आंसर ऐसे ही फालतू में ही आ गया होगा, नहीं। तुम भूल सकते हो, मैथ नहीं भूल सकती। समझ रहे हो? वो एक्यूरेट ही आंसर निकाल के देगी हमेशा। तो इसका मतलब दो पॉइंट है, एक 24 पे भी है और एक 12 पे भी है। अब आपका आंसर कौन सा सही है? 12 वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनके बीच में रखना है, हमें कहां रखना है? इनके बीच में रखना है, दोनों चार्ज के बीच में पॉइंट चार्ज को रखना है। तो अगर बीच में रखोगे तो 24 आंसर कैसे सही हो जाएगा? 24 से तो चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर। तो 12 पे ही तो बीच में आ सकता है। तो x की वैल्यू कितनी? 12। मतलब इधर से 12 सेंटीमीटर दूर चार्ज रखा आपने, इधर से कितना बचेगा फिर? 4। है ना? तो देखो सेंटर से दूर भाग गया, नहीं भाग गया चार्ज? इसका मतलब कितनी दूर रखना है हमें चार्ज को? 12 सेंटीमीटर पर रखना है। समझ गए? 24 पे भी रख सकते हो, वहां भी 0 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बीच में कहा है, इसलिए 12 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो। देखिए नया टॉपिक, अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। हेडिंग लिखिए एरिया वेक्टर पर। लाओ मुझे पेन दिखाओ। एरिया वेक्टर बताना जरा। अगर मेरे पास एक प्लेट है, क्या है मेरे पास? एक प्लेट है। प्लेट इस पे ऐसे नहीं बन पाएगी, ऐसे बनाता हूं चलो। ये एक प्लेट है मेरे पास, मान लो पेपर है। पेपर का ही तो एरिया होगा, लाइन का तो एरिया होगा नहीं। तो मैंने ये पेपर बनाया है, क्या बनाया है मैंने? पेपर शीट है। ये क्या है मेरे पास? एक शीट। इसका क्या होगा? एरिया। आप ये बताइए मुझे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? क्षेत्रफल, किसी भी चीज का जो एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये मत कहना कि स्केलर वेक्टर होते क्या है, ये नहीं पता। 10 बार बता चुके हैं, 11th में तो 1000 बार बताया होगा। स्केलर वो होते हैं जिनमें दिशा नहीं होती, और वेक्टर वो होते हैं जिनमें दिशा होती है। तो ये स्केलर है या वेक्टर? बताओ पुनित। एरिया स्केलर होता है वेक्टर? स्केलर। हाँ भाई, एरिया स्केलर है वेक्टर है? सदिश है वेक्टर। पूछ लिया सबसे। हेडिंग देख के तुम बताओ। बताओ। अगर जो सदिश बता रहे हैं, वेक्टर बता रहे हैं, तो डायरेक्शन बताओ एरिया की। भाई वेक्टर वही तो होगा जिसकी डायरेक्शन होगी, तो बताओ डायरेक्शन किधर होती है एरिया की? अब सुन लो, इधर बोर्ड पे देखो जरा।
मैथ्स में, जब मैथ में एरिया पढ़ते हैं हम, मैथ में जो एरिया निकालते हैं, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर निकालते हैं, वो एरिया स्केलर होगा। मैथ में जो एरिया पढ़ते हो वो कैसा एरिया है? स्केलर। लेकिन फिजिक्स में जो मैं एरिया निकालूंगा, तो मैं एरिया की डायरेक्शन भी निकालूंगा। तो फिजिक्स का जो एरिया होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और मैथ का जो एरिया तुम निकालते हो वो स्केलर होगा। अरे मैथ में एरिया निकालते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं बताते, जरूरत भी नहीं होती वहां डायरेक्शन। यहां जो एरिया निकलेगा, अब सुन लो, यहां जो एरिया निकलेगा वो वैल्यू तो बतानी पड़ेगी तुम्हें, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, और एरिया की डायरेक्शन भी बताई जा सकती है। यानी एरिया एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? अब वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। अब तुम पूछोगे बताओ भैया एरिया की डायरेक्शन क्या होगी फिर, तो सुन लो एरिया की डायरेक्शन। ये मैंने एक पेपर लिया, प्लेन शीट ली, इसका कुछ एरिया है, तो ये तो हो गई वैल्यू इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, कितना एरिया है? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। और वेक्टर होने के लिए वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो एरिया की डायरेक्शन आपको कैसे बतानी है? वो जो भी एरिया है उसके सीधे परपेंडिकुलर आप डायरेक्शन बताओगे। एन कैप, मैं एन कैप से दिखा रहा हूं डायरेक्शन को। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा। जो भी एरिया है उसके सीधे परपेंडिकुलर ले लिए डायरेक्शन। जैसे एरिया इधर है तो ये डायरेक्शन हो गई, एरिया इधर है तुम्हारी तरफ तो ये हो गई एरिया की डायरेक्शन, एरिया ऐसा है तो ये हो गई एरिया की डायरेक्शन। मतलब जहां पे भी एरिया है उसके फर्श का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालोगे और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे। बात समझ आ गई? तो लिखिए, लिखिए, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा लंबवत होती है, जिसकी दिशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में लिखिए, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया याद रखना, अब एरिया वेक्टर है, ठीक है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला डायग्राम बना लो रौनक, ये वाला डायग्राम। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ एरिया, द डायरेक्शन ऑफ एरिया, द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर, आज को बनाओ, द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जहां भी एरिया निकाल रहे हो उसके सीधे परपेंडिकुलर ले लो, वो उसकी डायरेक्शन। डायग्राम नोट कर लो, ठीक है। तो 90 डिग्री पे हमारी क्या रहेगी? डायरेक्शन रहेगी 90 डिग्री पे, सही है। मतलब मैं एरिया को ऐसे लिख सकता हूं क्या? इधर देखो, एरिया को, तो लो, एरिया पे मैंने वेक्टर लगा दिया, देखो एरिया वेक्टर हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 10 मीटर 20 मीटर जो भी है, और क्या रहती है उसके साथ? उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? यानी एरिया वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू एन। ये जो ए है ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, और एन कैप क्या है इसकी? एन कैप क्या है? डायरेक्शन। नोट कर लो, ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू एन कैप। एक टॉपिक तो ये पढ़ना था फ्लक्स से पहले, है ना, और एक और पढ़ना है, वो और बता देता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल कौन सा है? मैंने बताया नहीं था, नाम से सर्च करना। क्या लिखा था नाम तुमने? ऋतिक ठाकुर। और स्टडी हब ने और लिखना था ना उसके आगे, स्टडी हब। हब, ये स्टडी हब, ऐसा।
हब ही तो है ये। हब मतलब सेंटर। आ जाएगा अब। आ जाएगा, तो इससे तो आ जाता है। हाँ। वीडियो देखनी है। कल जो आओगे। कल नहीं आओगे तो पहले ना तो आओ। कल की वीडियो आज कैसे देख लोगे? परसों देखियो। ठीक है। लिंक भेज दूंगा मैं, उस लिंक से देख लियो तुम खाली। बाकी नहीं देख पाएंगे क्योंकि अपलोड नहीं है ना अभी। तुम देख लेना लिंक से। पर्सनली। हाँ। हेडिंग लिखिए। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। घन कोण। सॉलिड एंगल। देखो जो तुमने, मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें सीधे सीधे, जो तुमने मैथ्स में पढ़ा है वो अधूरा है, उसको पूरा करना है। अब तुमने एंगल तो मैथ में भी पढ़े हैं। बताओ। मैथ्स में एंगल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? लेकिन सॉलिड एंगल का नाम नहीं सुना होगा आज तक। तुमने थीटा पढ़ा है खाली। एंगल मतलब थीटा। ओमेगा नहीं पढ़ा होगा। हाँ। जैसे तुमने सिर्फ एरिया पढ़ा था, एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा था। क्योंकि मैथ्स में इनकी जरूरत नहीं होती ना, इसलिए पढ़ाते नहीं। फिजिक्स में इनकी जरूरत होती है, इसलिए पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आप सुन लो। आपने जो एंगल पढ़ा है, थीटा जिसको कहते हो आप, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो मैथ में एंगल होता है, मेरी सुन लो। वो जो एंगल है उसको लीनियर एंगल कहते हैं। हाँ, जो आप एंगल पढ़ते हो, थीटा जिसको कहते हैं थीटा, उसका पूरा नाम लीनियर एंगल है। रेखीय कोण होता है वो। जैसे एक लाइन इधर गई है, एक लाइन इधर गई, तो इनके बीच कुछ एंगल होगा नहीं होगा? इसी को तो थीटा बोल देते हैं मैथ में। थीटा जो एंगल है वो दो लाइन के बीच का एंगल है। दो लाइन के बीच का एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल भी होता है हमारा एक। सॉलिड एंगल ये नहीं होता है, ये लीनियर एंगल है। सॉलिड एंगल क्या होगा? आप समझो ध्यान से सॉलिड एंगल को। ये पहली बार पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से देखो। पहली बार तो नहीं, 11वीं में भी पढ़ाता हूं वैसे मैं ये। 11वीं में पढ़ाया था सॉलिड एंगल, नहीं? नहीं पढ़ाया। यूनिट यूनिट वाले चैप्टर में। ये मैंने एक स्फेयर लिया है। क्या लिया है? सर्कल नहीं है ये। मतलब ये बॉल है। सर्कल होता तो रिंग होती, या चूड़ी होती, या कड़ा होता, या या रिंग होती। तो ये क्या ये क्या है? ये स्फेयर है। ये स्फेयर मतलब 3D। सही है। अब सुन लो। इमेजिन करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि बोर्ड 2D है, इस पे मैं 3D कैसे समझाऊं? 3D ले लूं क्या? 3D फिगर भी होंगी यार इसमें तो। 3D है तो 3D। अब है तो अभी भी 2D। लेकिन बस अब ये कह रहे हैं ये गोल है, ये गोला है, दिखाना चाह रहे हैं अंदर से बना के। है ना? चलो इससे बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं इसका क्या है, ये सेंटर है, ये स्फेयर है, बॉल। ठीक है। अब मैं इस बॉल पर ध्यान देना जरा इधर। इस बॉल पर, इसका ऊपर सरफेस ही तो है ये ऊपर पूरा का पूरा क्या है? सरफेस है। यहां पे एक छोटा सा पीस कट कर रहा हूं सरफेस पे। सरफेस पे है ये। जो मैंने कट किया है एरिया, ये किस पे है? इसके सरफेस का एरिया है। ठीक है। इस एरिया को मैं बोल देता हूं DA। कितना एरिया है? सरफेस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा, तो DA हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है बताइए इसका? सेंटर। अब मुझे बताओ, क्या ये छोटा सा टुकड़ा जो मैंने लिया है एरिया का, ये वाला, ये इस सेंटर पर एंगल बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा होगा? कुछ एंगल बना रहा होगा नहीं? समझ में आया कैसे बन रहा है एंगल? पंडित जी बताइए क्या है? क्या बताया मैंने अभी? लगे पड़े हो लपड़ दपड़ लपड़ दपड़ लपड़ दपड़। सुन तो लो, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद बोल लेना। जब नोट करने को कहूं तब बोल लेना। अब फिर बार बार बताना पड़ता है ना एक ही चीज, तुम थोड़ी देर बाद कहोगे ये समझ में नहीं आया। तो सुन लो। ये सरफेस पर मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया छोटा सा, जिसको मैंने DA कह दिया।
अब ये डीए जो छोटा सा एरिया है, ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? ऐसे इमेजिन करो कि एक बॉल है, बॉल का एक छोटा सा पीस लिया और तुम सेंटर पे खड़े हो, तो वो बॉल का छोटा सा पीस सेंटर पे एक एंगल बनाएगा नहीं? कोन की तरह एंगल बनेगा, कोन। आइसक्रीम की कोन देखी है? ऊपर से मोटी सी होती है, फिर पतली होती जाती है, छोटी होती जाती है, होती है। तो वो जो एंगल बना, 3D एंगल है ये। कैसा एंगल है ये? ऐसा एंगल नहीं है। ये देखो कैसा एंगल है, ये ऐसा गोल एंगल है 3D में। कोन, जन्मदिन की टोपी, एंगल बनते हैं नहीं बनते हैं? वो एंगल बन रहा है 3 डायमेंशन में। 2D एंगल बनते हैं लाइन के बीच, और 3D एंगल बनते हैं पूरे 3 डायमेंशन में। बहुत सारी लाइनें आ रही हैं सेंटर के ऊपर, मैंने 2 दिखाई हैं, लेकिन आ हर तरफ से रही होंगी ये लाइनें। तो एंगल ऐसा कुछ बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं डी ओमेगा। डी, डब्ल्यू नहीं है ये डी ओमेगा है। क्या है ये? जैसे इसको लीनियर एंगल को थीटा से लिखते हैं, और सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशन वाले एंगल को डी ओमेगा से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? बनाओ उसको डायग्राम। किसी गोले के किसी गोले के क्षेत्रफल अवयव द्वारा, क्षेत्रफल अवयव मतलब एरिया एलिमेंट, क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर, किसी गोले के क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। जैसे कोन का कोण होता है, जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, जन्मदिन की कोन होती है, तो कोन के अंदर जो एंगल होता है उसको, है ना, समझ गया ना? हाँ, इसको बना लो जरा, इंग्लिश में लिखिए। द एंगल, द एंगल मेड बाय द एंगल मेड बाय द एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फेयर, the angle made by the area element of the sphere on the center, the angle made by the area element of the sphere on the center is called solid angle, is called solid angle. It is represented by d omega, it is represented by d omega. डायग्राम बनाइए। बॉल पे एक छोटा सा एरिया कट कर लो, और फिर उसको एरिया को, और एरिया के हर एक पॉइंट पर जो लाइन है उसको सेंटर से मिला दो, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये एरिया लिया आपने, और ये लाइन है आपने किससे मिला दी? 3D में, 3D में सेंटर से मिला दी, तो कोन टाइप बन जाएगा, और जो अंदर एंगल होगा उसके क्या होगा? सॉलिड एंगल। जितना बड़ा एरिया लोगे, सुन लो, जितना बड़ा बॉल का एरिया लेते जाओगे, सेंटर पे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा, और जब टोटल एरिया ले लोगे तो वो पूरी बॉल बन जाएगी। समझ रहे हो ना? 3D में टोटल एरिया मतलब पूरी बॉल। मैंने इतना छोटा एरिया लिया तो छोटा सा एंगल होना, और बड़ा एरिया लिया और बड़ा एंगल होना, और बड़ा एरिया ले लिया, और तो वो एंगल पूरा खत्म हो जाएगा जब पूरी बॉल आ जाएगी। तो समझ गए? जैसे बताओ, ये वाला पूरा एंगल अगर कर लेते हैं हम, तो लो, ये जब एंगल पूरा हो जाता है तो कितना बनता है? 360। अरे थीटा की पूरी वैल्यू कितनी होती है? 300। लेकिन जब ये एंगल पूरा होगा तो ये कितना बनेगा? 360 नहीं बनेगा, ये बनता है 2 पाई, लीनियर एंगल बनता है 2 पाई, और ये जो वाला जो एंगल है ये बनता है 4 पाई। कितना बनता है? तो उसको ओमेगा कह देते हैं, टोटल एंगल को। छोटे एंगल को डी ओमेगा, और पूरे एंगल को ओमेगा। डी हट जाएगा। इसकी कितनी वैल्यू होती है कोई पूछेगा तो कितनी बताओगे? और 4 पाई में कितना है डिग्री हो गया? पाई में 180 होता है, तो 4 पाई में 720 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल का टोटल मान होता है 720 डिग्री, जबकि लीनियर एंगल का 360 आपने पढ़ा है। ठीक है, ये मैंने आज नया एंगल बताया आपको, सॉलिड एंगल। लिखिए,
सुन लो, इस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल का क्या फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का? देखो, ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये सर्कल में बनता है, किस में बनता है? और जो सॉलिड एंगल होता है वो स्फेयर में बनता है। सर्कल 2D है तो ये एंगल भी 2D होता है, स्फेयर 3D है तो ये एंगल भी 3D होता है। तो एंगल दो होते हैं, एक 2 डायमेंशन में बनने वाला एंगल जो कि थीटा है, और एक 3 डायमेंशन में बनने वाला एंगल जो कि डी ओमेगा है। ठीक है, अब मैंने ये सर्कल बनाया है। ठीक है, अब मान लो सर्कल में मैंने एक रेडियस ये बनाई, एक रेडियस ये बनाई, इन दोनों के बीच कुछ एंगल होगा नहीं होगा, इसी को तो क्या बोलोगे, इसको तो थीटा बोलोगे। लेकिन अगर मैं यहां बनाता यही एंगल तो वो डी ओमेगा बनता। अब सुन लो, इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक जो मैंने लेंथ ली है सर्कल की, इतनी जो मैंने ये पार्ट लिया है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क पढ़ा होगा, चाप बोलते हैं हिंदी में, चाप। ठीक है, और ये जो आपने बनाई है ये क्या है, रेडियस, रेडियस। तो एंगल का एक, थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है नहीं पढ़ा? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में है ये, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सही है, पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात, अब पढ़ लिया। इसमें देखो, जैसे इसका फॉर्मूला है ऐसे इसका भी फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला हमें चाहिए, इसका ही तो फॉर्मूला चाहिए हमें, उसका थोड़ी ना चाहिए था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी ओमेगा, जैसे वहां थीटा है, यहाँ क्या होगा। अब सुन लो, यहाँ पे तो आर्क थी, क्या थी यहाँ पे, तो आपने ऊपर आर्क लिख दिया, यहाँ एंगल आर्क ने ही तो बनाया था, यहाँ एंगल कौन बना रहा है, ये एरिया। तो जब ऊपर आर्क आया तो हमारा यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, एरिया, एरिया मतलब क्या, डीए। सही है, डिवाइड में यहाँ क्या आया था नीचे, रेडियस। एक बात सुनो, ये जो आर्क को अगर मैं तुमसे कहूं कि नापना जरा इस आर्क को, तो आप नापोगे तो किस में नापोगे, मीटर में, ये लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है मीटर में, और रेडियस को भी किस में नापोगे, मीटर में। मतलब इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर से मीटर कट गया, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, थीटा यूनिट लेस है, मतलब जो कोण होते हैं उनका कोई मात्रक नहीं होता है। बात समझ में आ गई? इसका भी नहीं होना चाहिए। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब अच्छा बताओ, ये भी तो रेडियस ही है, ये क्या है इसकी, तो नीचे अगर मैं रेडियस लिख दूं खाली, क्योंकि उसके नीचे भी रेडियस था, अगर मैं यहां भी रेडियस लिख दूं, तो क्या ये डायमेंशन कट रही है पूरी, रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, मीटर, और ऊपर क्या लिख दिया आपने, तो कट करके तो पूरा नहीं कट रहा, कटना तो चाहिए क्योंकि ये भी तो एंगल है। तो इसलिए हम नीचे जो है वो रेडियस ना लिख के रेडियस का क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। तो अब नीचे भी मीटर स्क्वायर बन गया, ऊपर भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो अगर मैं रेडियस को स्मॉल आर मान लूं, तो डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, डीए अपॉन में आर स्क्वायर। ये आर पे स्क्वायर क्यों लगा समझ में आया, क्योंकि हमें इसको यूनिट को कट करना था, क्योंकि उसमें थीटा की यूनिट भी कट हो जाती है, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो डी ओमेगा का फॉर्मूला नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करिए। ये वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ये डी ओमेगा का डी अपॉन आर स्क्वायर है, वो नहीं करना। तो डी अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है ये डी ओमेगा का है। सही है, अब सुन लो, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है। सही है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला, अरे सुन लो लड़की, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब रेडियस, आर वेक्टर जो होता है हमारा रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस और एरिया सेम डायरेक्शन में होंगे। मुझे बताओ, ये जो बॉल है, इस बॉल पे मैंने छोटा सा एरिया कट करा, ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, इतना एरिया लिया है, मान लो यही है डी ए। सही है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इस वाले एरिया की। मैंने बताया जहां भी एरिया देख रहे हो आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब इस एरिया की डायरेक्शन यही तो होगी। लेकिन अगर मैं ये वाला एरिया ले लेता ऊपर वाला, ये छोटा वाला एरिया, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती फिर।
इधर से कोई एरिया ले लेता तो इधर हो जाती, फिर इधर का लेता तो इधर हो जाती, फिर इधर का लेता तो इधर हो जाती। जहां भी एरिया लिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। सही है, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो यही तो होगी। बहुत बढ़िया, इस एरिया की डायरेक्शन यही तो होगी, एन कैप, यही है। अरे सही है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। और बताओ रेडियस वेक्टर भी तो इधर ही है, जो आर वेक्टर है आपका रेडियस वो भी तो इधर ही है, एन कैप की तरफ ही। ठीक है, तो अगर रेडियस और एरिया की डायरेक्शन सेम है तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर मैंने एरिया की डायरेक्शन को बदल दिया तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, जैसे मैं अगले वाली स्लाइड पे बदल देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया है इधर देखो जरा, मैंने ये जो एरिया था ना येलो वाला, ये दिमाग में इमेजिन करो, मैंने इसको काट लिया ब्लेड से, और काटने के बाद इसको सीधा कर दिया। मतलब पहले तो इसकी डायरेक्शन आर की तरफ ही थी, लेकिन मैंने इसको काटा और काट के इसको सीधा कर लिया। मतलब इससे थीटा एंगल पे टेढ़ा कर दिया इसको मैंने। देखो इधर, पहले ये था येलो वाला, मैंने इसको काट के इसको थीटा एंगल पर ऐसा कर दिया। हाँ, जो काटा उसको ऐसे ऊपर कर दिया। कितना एंगल? तो ये एंगल तो थीटा ही होगा। अरे ये वाला एंगल तो थीटा ही होगा, टिल्टी तो कराया आपने, तो इसको मैंने थीटा कर दिया ऊपर। ठीक है, बताओ अब एन कैप पहले जब वो आर की तरफ था, अब एन कैप इधर आ गया क्या? जब आपने एरिया को टेढ़ा कर दिया तो उसके साथ एन कैप भी तो टेढ़ा हो जाएगा, हो जाएगा। अब एन कैप और आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो जो फॉर्मूला बताया था डी ओमेगा का, डी ओमेगा इक्वल टू क्या बताया था, डी ए अपॉन में, ये यहां नहीं लगेगा। आप ये यहां नहीं लगेगा, क्योंकि हमें तो वो एरिया लेना होता है जो आर की डायरेक्शन में हो। सही है, यहां तक सही है। क्या करूं तो, क्या करूं? ये जो डी एरिया अब ऊपर जा चुका है, इसका वो कंपोनेंट ले लो जो थीटा की तरफ होगा। कंपोनेंट, जब कोई वेक्टर ए थीटा थीटा एंगल पे होता है तो दो कंपोनेंट हो सकते हैं। जो थीटा की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं, ए कॉस, और जो सीधे ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, ए साइन। पढ़े हैं, सुने सुने से हैं। तो इस डीए का थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा की तरफ ही तो होता तभी तो बता पाते। तो डीए का थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, डीए कॉस। तो जो यहां डीए लिखा है, जो यहां डीए लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा अब इसके फॉर्मूले में, डीए कॉस थीटा और डिवाइड में, वाह ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है, चाहे डायरेक्शन में हो या, देखो अगर डायरेक्शन, अगर ये थीटा पे ही होता, मतलब ये पहले जैसा ही होता, तो थीटा कितना होता, 0। यहाँ कॉस 0 रखेंगे, डी अपॉन आर स्क्वायर ये वाला बन जाएगा। और 30 डिग्री पे है तो 30 रख दो तो 30 के लिए बन जाएगा। 45 पे है तो 45 रख दो, 45 के लिए बन जाएगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला सबसे जनरल फॉर्मूला है, इससे आप ये भी बना सकते हो। यही वाला यूज होगा, यहां तक ही पहुंचना था मुझे। ठीक है, हर किसी में। ठीक है, नोट कर लो। आज हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। ये दो टॉपिक मैंने क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि ये दो टॉपिक आगे बहुत यूज होंगे। कौन कौन से याद रहेगा? सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ाया था, एरिया तो आपको पता है, बस मैंने उसमें वेक्टर और ऐड कर दिया। एरिया तो आप जानते हो क्या होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि एरिया की दिशा भी होती है, आज से ये भी जान लो। और दिशा किधर होती है, उसके परपेंडिकुलर। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, कि लीनियर एंगल भी होता है सॉलिड। हाँ लक्की,